दुनिया तक के एडिट मीट में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे कॉलीग्स जुड़ रहे हैं, आशुतोष, मधुर, वर्तिका। पिछली बार भी हमारे साथ डिस्कशन में थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज किए हमने पिछले हफ्ते, लेकिन इस हफ्ते हमें दिखने को मिलेगा एक घमासान युद्ध। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र में जनरल असेंबली शुरू हो गया है। सेशंस मधुर शुरू करते हैं कि क्या होने वाला है। इमरान खान बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, ट्रंप और चीन के बीच जो लड़ाई थी वो ऑलरेडी देख चुके हैं हम। तो बहुत कुछ होने वाला है इस बारी यूएनजीए में। जैसा कि पाकिस्तान हमेशा ही कश्मीर का राग अलापता है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो इस बार भी वही करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, उन्हें थोड़ी सी खुशी है कि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस बारे में कहा था कि कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, पाकिस्तान का साथ देने की बात कही, और जिसका जवाब हमने भारतीय विदेश मंत्रालय ने बहुत अच्छे तरीके से दिया कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और इसमें हस्तक्षेप, हमें कतई किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। और वही जी आप क्या कह रहे थे? वर्तिका, अगर आपसे पूछे, यहाँ पे एक तरफ जैसे मधुर कह रहे हैं कि बहुत कुछ होने वाला है यूएनजीए में, लेकिन एक जो लड़ाई है वो अमेरिका और चीन के बीच है, जो न केवल संयुक्त राष्ट्र में अदरवाइज भी हमें बहुत दिख रहा है। तो इसको लेकर हमने कई सारी स्टोरीज किए हैं, चाहे वो ताइवान को लेकर हो। आपको क्या लगता है हमारे जो व्यूअर्स है वो किस तरीके कैसा फोकस चाहते हैं जब हम चीन और अमेरिका की बात करते हैं, और किस पर आप फोकस करने वाले हैं आने वाले वीक में? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गीता मैम, इस टॉपिक को हमारी एडिट मीट में हमारे दर्शकों के सामने चर्चा करने के लिए। यहाँ पे जब बात होती है अमेरिका की और बात होती है चीन की, तो हमारे दर्शक हमेशा ही बहुत ही उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए कि चीन जो भारत के साथ और बाकी अपने सीमावर्ती देशों के साथ हमेशा एक बुली की तरह देखा जाता है, और खास करके अभी हम देख रहे हैं कि लद्दाख क्षेत्र में एलएसी पर किस तरीके से कितने दिनों से तनातनी चल रही है। और चीन की दादागिरी असल में पिछले कई सालों से वैश्विक मंच पर बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही थी, और खास करके चीन जब अपने कर्ज के जाल में दूसरे देशों को फंसा रहा था, और अमेरिका को भी एक बार को खतरा होने लगा था कि कहीं हमसे नंबर 1 आगे तो ना निकल जाए चीन कहीं पे। लेकिन कोरोना वायरस म्यूट हो गया। वायरस के बाद का डिस्कोर्स बदलने के बाद में अब चीन पे अमेरिका लगातार हावी होता जा रहा है। खासतौर से WHO से भी चीन ने कई बार कहा कि चीन के लिए कई बार कहा अमेरिका ने कि आप चीन की तरफदारी कर रहे हैं। तो और स्पेशली जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसमें चीन के ऊपर आरोप भी लगते हैं अमेरिका में कि आप स्पाई कर रहे हैं, अमेरिकी इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम करीब जाएंगे यूएस इलेक्शंस जो नवंबर 3 को होने वाले हैं, जब हम उसके करीब जाएंगे तब आप देखेंगे कि और ऐसे एलिगेशंस बढ़ते रहेंगे कि चीन इन्फ्लुएंस कर रहा है या इंटरफेयर कर रहा है। 2 देश ऐसे हैं जिन पर ये आरोप लगते आ रहे हैं, चीन और रूस। हम इस पर जरूर फोकस करेंगे। लेकिन चीन की अगर बात करें आशुतोष, कुछ खबरें आपने भी की इस हफ्ते, और आने वाले हफ्तों में ज्यादा फोकस होगा इन खबरों पर। वो है चीन को लेकर और हमारे नेबरहुड को लेकर। एक तरफ से जो लद्दाख में हो रहा है, कहीं पे भी हमें ये नहीं लग रहा कि चीन अपने फोर्सेस पीछे हटाने वाला है। ये बहुत जरूरी है जानना कि चीन की स्ट्रैटेजी क्या है। कहीं अगर जॉइंट स्टेटमेंट देखें जो इस रीसेंट 6th कमांडर्स लेवल मीटिंग के बाद जारी किया गया था, उस प्रेस स्टेटमेंट को देख के ये लगता है कि दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग है कि डिसएंगेजमेंट होगा। लेकिन ऑन द ग्राउंड अगर देखें जिस तरीके का डिप्लॉयमेंट हो रखा है, जिस तरीके से तैयारी है, तो ऐसा लगता नहीं है आशुतोष कि ये जो विंटर्स है, ये जो सर्द का मौसम होगा, ये कहीं पे भी कोई भी राहत देने वाला है हमारे सेनाओं को। बिल्कुल भी राहत नहीं होने वाला है, क्योंकि चीन जो है उसकी नीति कब्जाने वाली वो जारी है। और जैसा कि आपने नेपाल का मुद्दा छेड़ा, नेपाल में भी इमारतें बनाया जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है चीन के खिलाफ। नेपाल के लोग सड़कों पर आए हैं और चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साफ है कि चीन जो है वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है।
हमारे साथ जो सीमा विवाद है वो कम होता नजर नहीं आ रहा और बढ़ रहा है, बल्कि चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। मीटिंग हो रही है लगातार, लेकिन कोई फायदा निकल कर सामने आ नहीं रहा है। और नेपाल को बिल्कुल, भी और अब तो चीन अड़ गया है कि पहले आप साउथ पैंगोंग झील पे जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम डिसएंगेजमेंट को बिल्कुल। राजी नहीं होंगे। तो बिल्कुल। लगता है कि ये सर्दियां दोनों ही देशों की सेनाओं के लिए काफी कठिन होने वाली हैं एलएसी पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मगर इंटरेस्टिंग है क्योंकि नेपाल की अगर बात करें तो कई सारे रीजन है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि नेपाल में विवाद छिड़ गया है। जहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि काफी सारे प्रोटेस्टर्स सड़कों पे निकल आए हैं, लेकिन नेपाल की सरकार कहती है कि कुछ कब्जा हुआ ही नहीं। हाँ, इसमें है, और इसमें बड़ा ही एक अजीब सी बात है जो नेपाल की सरकार कह रही है। चीन कुछ कह रहा है और नेपाल कुछ कह रहा है, दोनों के बीच में एक अजीब सी हलचल है जो इस समय सब पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई तो झूठ बोल रहा है, या चीन है या नेपाल है, और वो उसका कारण क्या है, झूठ बोलने का कारण क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है, ये समझना बेहद जरूरी है। झूठ बोल रहा है या बात छुपा रहा है, क्योंकि नेपाल के लिए अभी ये वक्त सही नहीं है कि वो ये बताए कि चीन कब्जा रहा है, जहां एक तरफ उनकी ऑलरेडी लड़ाई चल रही है भारत के साथ, और चीन उनको नजर आ रहा है हेल्प करता हुआ, मदद करता हुआ। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आशुतोष की रुझान तो है, थोड़ा इन्फ्लुएंस तो है, टिल्ट तो है नेपाल का चीन की तरफ, जिस वजह से आज वो चुप्पी साधे है, लेकिन ये उनको बहुत महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल, और खास करके नेपाल को अभी फिलहाल लग रहा है कि चीन उनकी मदद कर रहा है, लेकिन हमारे देखने में आया है अभी तक कि चीन का एक तरीके से विदेश नीति का इतिहास रहा है कि चीन ने हमेशा दूसरे देशों की मदद के नाम पे अपनी कोई ना कोई चाल चली है, और नेपाल भी इस बात को बखूबी जानता है। लेकिन वो देख रहा है कि ताइवान के साथ क्या हो रहा है, उधर तिब्बत के साथ क्या हो रहा है, उधर हांगकांग में क्या हुआ, तो शायद नेपाल अभी उतना तैयार नहीं है। नेपाल जो कि कभी अपने हमेशा इंडिपेंडेंट रहा और इंडिपेंडेंट उनकी विदेश नीति रही, लेकिन फिलहाल लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं, उनकी विदेश नीति भी कहीं ना कहीं जो है चीन के प्रभाव से डगमगाती दिखती है। आशुतोष, नीति भी शुरू से यही रही है कि वो चीन की तरफ इसलिए भी रुझान है चूंकि एक तो आइडियोलॉजी मिलती है चीन के साथ जो पीएम है ओली की, और दूसरी बात यह कि वो चाहते हैं कि भारत पर जो निर्भरता है नेपाल की शुरू से वो थोड़ा कम हो और चीन की तरफ ज्यादा हो नेपाल का। इसलिए उनकी रणनीति भी कुछ खास कर, क्योंकि अभी मंदिर पॉलिटिक्स में हमने एक स्टोरी चलाई थी कि वो मंदिर की तरफ कैसे वो बयानबाजी कर रहे थे। तो चूंकि उनकी आइडियोलॉजी में ये चीज है ही नहीं तो क्यों कर रहे हैं, वो भारत से पंगा क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे चीन ही है। और नेपाल के पीएम ओली का सबसे बड़ा जो है वो रोल है इसमें, क्योंकि नेपाल में खुद ओली इस रणनीति को लेकर घिर चुके हैं। विपक्ष जो है उनके खिलाफ है कि भारत के खिलाफ आप इस तरीके की बयानबाजी नहीं कर सकते, आप खुद उनके बयानबाजी के खिलाफ मतलब वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल ये जानता है, विपक्ष भी ये जानता है कि भारत से पंगा लेना नेपाल के लिए सही नहीं होगा, और अकेले हो गए हैं पीएम ओली इस चीज। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 पैरेलल सेशंस चल रहे हैं, एक न्यूयॉर्क में और एक जिनीवा में। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली का सेशन न्यूयॉर्क में चल रहा है और ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेशन चल रहा है जिनीवा में। ये इस वक्त आ रहा है जब हम देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ पाकिस्तान में, वो बढ़ रहा है। अभी हमने देखा और हमने ये स्टोरीज किया है जिसको हम अगले हफ्ते फॉलो अप करने वाले हैं कि क्या हुआ है पाकिस्तान में, कि जो सिख कम्युनिटी समुदाय के जो लड़कियां हैं उनको अगवा करके फोर्सफुल मैरिज करा रहे हैं। लेकिन ये अब बस सिख कम्युनिटी या समुदाय की बात नहीं रही, अब हम देख रहे हैं इंक्रीजिंगली जो सिख पंथी हैं, जो गुरुद्वारों में पंथी है, उनके बेटियों को भी उठाया जा रहा है। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो वहां के मिलिटेंट्स और वहां पे एक्सट्रीमिस्ट सेक्शंस है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रहे हैं, ये कहते हुए कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है वो पाकिस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अभी हम हाल फिलहाल एक और रिपोर्ट है जो हम करने वाले हैं अहमदियास को लेकर, लेकिन इन्हीं के बारे में अगर देखें तो बहुत ज्यादा सिख कम्युनिटी पे जो खास करके इस साल पाकिस्तान में जो एट्रोसिटीज बढ़ी है,
उस बात पे यहाँ पे ये भी ध्यान रखना जरूरी होगा कि ये तब हो रहा है जब करतारपुर कॉरिडोर जो पाकिस्तान के साथ में भारत का खुला था, और उसके बाद में इस साल अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो बहुत से सिख कम्युनिटी के लोग वहां गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए उसमें मुद्दा बढ़ते मुद्दा खालिस्तान का भी है। यहाँ पे हम माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन की अगर बात करें तो जो अभी मुद्दा उठाया जा रहा है वो उठाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस में। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस बात को उठा रहे हैं। आशुतोष, आपने इस पर किया खबर, आपने इसको हाईलाइट किया कि कैसे अलग अलग हमारी एक और कॉलीग है जो आज हमारे साथ जुड़ नहीं सकी, पुष्पा, लेकिन वो बहुत फोकस करती है इन कम्युनिटीज पर कि किस तरीके से पाकिस्तान को एनजीओज ने, सोशल एक्टिविस्ट ने और भारत की सरकार ने वहां पे घेर लिया और दिखाया, दर्शाया कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को लेकर, पर्टिकुलरली हिंदू और सिख। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो हो ही रहा है। और खास बात यह है कि जो सिख वापस भारत लौटे वो जाने को तैयार नहीं है। वो बता रहे हैं जो अपनी आप बीती वो बहुत ही मतलब डराने वाली है। और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या हाल है वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि चाइना भी, चीन में उइगर मुसलमानों का हाल क्या है दुनिया तक लगातार आपको दिखा रहा है। इसमें एक पॉजिटिव खबर ये गई है पूरी दुनिया के सामने भारत को लेकर कि भारत में अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है। और यूनाइटेड नेशन में जो चीन और पाकिस्तान और भारत के खिलाफ जो रणनीति अपनाते हैं, कश्मीर के मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो वो खुलकर सामने आ गए। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। वो भारत के लिए तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप चीन में बात करें तो चीन में उइगर मुसलमान, सिख वाले जितने भी वीडियोस थे हमने आपको दिखाया, दुनिया तक पर आप देख सकते हैं, वीडियोस सारे हैं। तो किस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ का क्या हाल है उन देशों में आप देख सकते हैं। तो पॉजिटिव बल्कि हमारे लिए के साथ ही नहीं आशुतोष, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है वहाँ पे, इद्रिस खट्टक की हमने रिपोर्ट बताई थी कि जो अगर वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति भी अगर वहाँ पे अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी या फिर मानवाधिकारों के लिए बोल रहा है, आवाज उठा रहा है, तो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ किस तरीके से वहाँ पे अपराध हो रहे हैं, ये रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। प्रोटेस्ट चल रहे थे आज तो जर्नलिस्ट के खिलाफ भी। कितने सारे विमेन जर्नलिस्ट, मधुर, हमने पिछले हफ्ते किया था, कितने सारे विमेन जर्नलिस्ट बाहर निकल कर आई, रास्तों पे प्रोटेस्ट कर रही थी, ये बोलते हुए कि उनकी इतनी ट्रोलिंग होती है और ऐसे पीछे पड़ जाते हैं एजेंसीज। तो उसको लेकर भी काफी सारे सवाल उठाए हैं। तो कम्युनिटी वहां पे अगर देखें, सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट पाकिस्तान में काफी स्ट्रांग है और बाहर निकल कर आती है। लेकिन मुद्दा फिर से यही रह जाता है कि जब तक पाकिस्तान में आर्मी और डीप स्टेट काम करता रहेगा तब तक पॉलिटिकल पार्टीज भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है गिलगित बाल्टिस्तान का। वर्तिका, आपने गिलगित बाल्टिस्तान पर एक एक्सप्लेनर किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनर है क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया का अभिन्न अंग है। इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और ये कोई नकार नहीं सकता, डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान कौन होता है वहां पर इलेक्शन करवाने वाला? पाकिस्तान कौन होता है वहां पर इलेक्शन करवाने वाला? लेकिन करा रहा है और हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि मधुर वहां पे जो अभी कब्जा है वो पाकिस्तानी आर्मी का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें कि क्या पाकिस्तान वहां पे क्या करने वाला है। लेकिन पॉलिटिकल रिफ्ट इतना हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि नवाज शरीफ ने एक बार फिर, पहले किया था उन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, अब एक बार फिर उन्होंने मिलिट्री के खिलाफ आवाज उठाई है। यहाँ तक कि मरियम नवाज ने बाहर आके ये भी बोला कि गिलगित बाल्टिस्तान का फैसला होना है, क्योंकि हर कोई वहां पे नेशनलिस्टिक है, होना है, लेकिन वो पार्लियामेंट को करना चाहिए, ना कि जीएचक्यू में होना चाहिए, क्योंकि मीटिंग जीएचक्यू में हुआ था। वर्तिका, बिल्कुल। और गिलगित बाल्टिस्तान वो इलाका जो कि जिसे पाकिस्तान कह रहा है, अभी तक नॉर्दर्न एरियाज कहकर उसको संबोधित किया जाता था और अब अचानक से पाकिस्तान को सूझा है कि हम उसे अपना 5वां प्रांत बना लेते हैं। इसके पीछे पाकिस्तान का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। वो ये कि अभी फिलहाल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर पिछले साल आपकी आवाज नहीं आ रही वर्तिका, में आवाज ही उठती थी कि धारा 370 हटा देनी चाहिए और जम्मू कश्मीर को वही स्टेटस देना चाहिए जो कि भारत के बाकी राज्यों को मिलता है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान को लग रहा है कि इतनी डिसाइसिव गवर्नमेंट है, बड़े डिसीजंस ले लेती है, और जब से ये धारा 370 को एक तरीके से खत्म किया गया है, हालांकि किया तो उसको एक तरीके से
नाकाफी कर दिया गया है, कि अप्रभावी कर दिया गया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन जिस पाकिस्तान की सरकार की अगर इस समय दिमागी परेशानी को समझा जाए, तो उनको ये लग रहा है कि जब जिस तरीके से 370 खत्म करने के बाद में भारत में आवाजें उठने लगी हैं कि अब पीओके भी हमारा है, अब हम उससे आगे बढ़ते अगर हम हैं। आने वाले हफ्ते की बात करें, आने वाले हफ्ते की बात करते हैं, तो वहाँ आपको पे क्या लगता है कौन से पाकिस्तान मेन में स्टोरीज भाजपा होने चाहिए? मधुर, आपसे शुरू करते हैं, 2 मेन स्टोरीज बताएं जिस पे हमें बिल्कुल फोकस करना चाहिए। अभी जो यूएनजीए में जो अभी सभी स्पीच देने वाले हैं उनके ऊपर हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि किस देश का लीडर किस बारे में बात कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान में जो घमासान मचा हुआ है अंदर राजनीति से इंटरनल जुड़ा पॉलिटिक्स, हुआ बिल्कुल आई इंटरनल एग्री। पॉलिटिक्स, इसके ऊपर हमें बहुत ही ज्यादा देखना होगा और इसके ऊपर हमें निकाल कर लाना होगा कि क्या चल रहा है वहां पर। और सब कुछ आज जैसे ये नवाज शरीफ के छोटे भाई की गिरफ्तारी हुई है, उनके ऊपर केस मामला जो है बिल्कुल, दर्ज कर दिया केस गया। हो गया। और ये पहली केस बार नहीं हो रहा मधुर, ये पहले भी बिल्कुल हुआ है। तो ना कि हम बस ये नहीं बताएंगे कि क्या होने वाला है इस हफ्ते, हम आप हमें ये भी बताएंगे कि हुआ क्या था पिछली हुआ बार क्या जब इन था। लोगों ने आर्मी से पंगा लिया था, तो फिर क्या हुआ था और कैसे बिल्कुल नवाज शरीफ को सऊदी अरेबिया में जाना पड़ा एक्साइल में। आशुतोष, आप बताएं 2 बड़ी खबर जो जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल, लगातार हम प्लान भी कर रहे हैं कि दुनिया तक नए कलेवर में लोगों को दिखाना है और नए कलर में अब सामने आएगा दुनिया तक नई स्टोरीज के साथ। फिलहाल कोरोना वायरस एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें बिल्कुल। कोरोना वायरस को भूलना नहीं होगा। कोरोना वायरस पर लगातार हमें डिबेट एक्सप्लेनर लाने होंगे लोगों के लिए, क्योंकि वैक्सीन कैसे हैं, अपडेट कैसे हो रहा है, क्योंकि स्पुतनिक भी अब रशिया में लोगों के लिए सामने आ चुका है, मतलब लोगों के लिए बाजार में आ गया है। तो इस तरीके के अपडेट्स हमें लोगों को देना ही होगा कोरोना को लेकर। ओके, दूसरी बात है एंड कि जहां सेकंड, तक अल्पसंख्यकों की बात है, तो अल्पसंख्यकों को लेकर ही हमें स्टोरीज 1-2 करनी चाहिए।